नमस्कार बच्चों। बच्चों जैसे कि आपको हमने नोटिफाई किया है कि वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव आर UT1 एग्ज़ाम दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन MCQ बेस पे होंगे। सो वी विल डू द रिवीजन फॉर द सेम। चैप्टर 1 का रिवीजन हमने प्रायर किया था। द चैप्टर वॉज अबाउट द कोल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और कोल्ड वार के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। 2 सुपर पावर्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, देन नाम, देन 5 फाउंडर पीपल ऑफ द नाम, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडियाज the relations with the other countries like Russia, that we are studied in the first chapter. Now the second chapter, the end of bipolarity. तो आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? We are doing the revision of the key points. जो चैप्टर की की पॉइंट्स हैं जिन पे पूरा चैप्टर बेस होता है, हम आज उनके बारे में स्टडी करेंगे कि आपका जो हमने पहले प्रीवियस पढ़ा है चैप्टर पूरा, उसके बेसिक की पॉइंट्स क्या हैं। लाइक सोवियत सिस्टम, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सोवियत सिस्टम जो था दैट वॉज स्टैब्लिश कब हुआ था? आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन इन 1917, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड प्लान इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। एक ऐसी सोसाइटी जो इगैलिटेरियन मतलब सब उसमें इक्वल हो, और जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उस पे कंट्रोलिंग किसकी हो? स्टेट की हो। सो दैट इज द सोवियत सिस्टम। क्या है ये? रशियन रेवोल्यूशन के बाद स्टैब्लिश हुआ 1917 में। इट वॉज बेस्ड ऑन द इगैलिटेरियन सोसाइटी which means that everyone is same in that, and the main thing was that what they were focusing on the planned economy, जिस पे किसका कंट्रोल होगा? स्टेट का। सो नाउ अबाउट द सोशलिस्ट ब्लॉक। अब सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था? सोशलिस्ट ब्लॉक, द ब्लॉक ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। किसका ब्लॉक था? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का ब्लॉक था सोशलिस्ट ब्लॉक। ये कौन सी कंट्रीज थी? जो लिबरेटेड हुई थी, फ्री हुई थी फासिस्ट जो डोमिनेटिंग फीचर है, सिस्टम है, उससे फ्री हुई थी, एंड विद देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन दिस ब्लॉक। और उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट सिस्टम पर बेस्ड था, जिसमें समाज में प्लान इकोनॉमी में ओनरशिप जो होती है वो स्टेट की होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सोवियत सिस्टम क्या था? रशियन रेवोल्यूशन के बाद इन 1917 अ सिस्टम वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान इकोनॉमी एंड द ओनरशिप एंड कंट्रोल वॉज ऑफ द स्टेट। सोशलिस्ट ब्लॉक में क्या क्या आया था? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आई थी जो फ्री हुई थी फासिस्ट ब्लॉक से, एंड दे वर इकोनॉमिकली लिबरेटेड ऑल्सो। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था उनका वो बेस्ड था सोशलिज्म पर। सो दिस वॉज देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब हमने सोशलिस्ट की बात की तो इसकी राइवलरी एक और आपकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है? लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट। यहाँ पे जो क्या था सोशलिस्ट में? लैंड एंड द प्रोडक्टिव एसेट्स वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बट इन कैपिटलिज्म दे आर फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअलिज्म, और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स जो थे वो कैपिटलिस्ट के थे। तो लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट। नाउ कमिंग टू द यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम में क्या? हमने जब कोल्ड वार में बात की कि 2 तरह के सुपर पावर्स थे, एक यूएस, एक USSR। बट जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो कि हम सेम इसी चैप्टर में हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो वर्ल्ड था दैट बिकेम द यूनिपोलर। यूनिपोलर मीन्स अफेयर्स एट द इंटरनेशनल लेवल आर डोमिनेटेड बाय द सुपर पावर। एक सुपर पावर जो थी वही सारे अफेयर्स को डोमिनेट करेगी, और जब डिसइंटीग्रेशन हुआ USSR का तो वो एक सुपर पावर थी US। देन मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब
पावर कहीं एक किसी कंट्री में सेंटर्ड नहीं होती, मल्टीपोलर वर्ल्ड में वेरियस कंट्रीज आर देयर जो अपनी एग्जिस्टेंस से अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखती हैं। देन एगैलिटेरियन सोसाइटी, जो हमने अभी ये बात की थी कि एगैलिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट करेगा सोवियत सिस्टम, वो क्या है? ऑल पीपल आर, जो सारे लोग हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, शुड हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। जितने भी लोग हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है? सो मैनी पीपल, दोज हु आर देयर, जितने भी लोग हैं दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी सस्टेन की जानी चाहिए, मिलनी चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट गैरेज सेल। अब लार्जेस्ट गैरेज सेल किसे कहा गया? जब शॉक थेरेपी हुई थी उसके बाद का जो इशू था, उसके बाद की बात है। ड्यू टू शॉक थेरेपी टू अंडर वैल्यू द वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसएसआर एंड टू सेल देम एंड थ्रू अवे प्राइसेस। यूएसएसआर की जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी वो डीवैल्यूड कर दी गई और बहुत कम और बहुत ही वर्स्ट प्राइसेस पे उनको सेल आउट किया गया। उसे गैरेज जो सेल था वो कहा गया। नाउ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि शॉक थेरेपी क्या थी? ट्रांजिशन फ्रॉम द सोशलिस्ट इकोनॉमी टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, देन इट वॉज डिसाइडेड दैट इकोनॉमिक सिस्टम विल बी चेंज्ड। तो जो आईएमएफ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनके इन्फ्लुएंस से क्या हुआ था कि सारा वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम चेंज कर दिया गया, जिसमें सोशलिस्ट से सिस्टम कैपिटलिस्ट में मूव कर रहा था, एंड दैट वाज कॉल्ड शॉक थेरेपी। देखिए यहाँ मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी क्या है? मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सोसाइटी पे जो स्टेट की अथॉरिटी हो उससे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की ओर मूव करने की बात की गई। दैट वाज द शॉक थेरेपी। और कहाँ हुआ ये? रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, 3 मेन कंट्रीज थी जहाँ ये एग्जिस्ट किया। रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ। ये आपके चैप्टर के मेन की पॉइंट्स है जिसके चारों ओर ये चैप्टर जो है वो रिवॉल्व करता है। इसके बाद की स्टोरी गोर्बाचोव की आती है, जिन्होंने कैसे कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया और सोवियत सिस्टम में रिफॉर्म की बात करी। बट जो लोग थे वहाँ के, दे वर फेड अप विद द ओल्ड सिस्टम, वो उस ओल्ड सिस्टम से फेड अप हो चुके थे। सो थिंग्स वर चेंज, और व्लादिमीर जो चेंज हुआ तो उससे जो उनका येल्सिन आए, येल्सिन के आने के बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली ड्रामेटिकली चेंज हुई एंड द कंट्रीज़ वर फ्री फ्रॉम देयर। 15 कंट्रीज़ कंबाइंड थी, हमने बात की थी, जिसमें रशिया डोमिनेट कर रहा था। उनकी डिमांड थी उनको कुछ पर्टिकुलर एरिया में फ्री किया जाए, वो फ्री नहीं किया गया। दैट्स वाई द एजिटेशन वॉज देयर। और इस एजिटेशन का रिजल्ट ये रहा कि जो रशिया था, जो यूएसएसआर था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। That we will study, that will be revised in the next topic. अभी जो रिवाइज किया आप देख लें आप, सोवियत सिस्टम क्या है आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुआ, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी ऑन प्लान्ड इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। नेक्स्ट वन, सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था ये? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज like socialist bloc liberated from the fascist forces and their political and economic system was based on this bloc. Then capitalist economy क्या है? Land and productive assets owned and controlled by the capitalist, जहाँ पे कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअलिस्ट से इंडिविजुअल लोगों के फ़ायदे की बात, बेनिफिट की बात करते हैं। दैट वॉज दैट। यूनिपोलर में वर्ल्ड जो है वो एक ही सुपर पावर पे डिपेंड कर रहा है। अफेयर्स एट द इंटरनेशनल लेवल ऑन डोमिनेटेड बाय द वन सुपर पावर, जो उस समय रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद बन गई थी यूएस। मल्टीपोलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो थी वो एग्जिस्ट करती हैं, उन सब में जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड दे वर हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर। ऐसा नहीं कि एक कंट्री यूनिपोलर वर्ल्ड है या बाइपोलर है, रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका ही हो गया। नो, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात है। इगैलिटेरियन, जब सबको इक्वल राइट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और गैरेज सेल क्या था? जब आपका सिस्टम शॉक थेरेपी में चेंज हुआ, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब कन्वर्ट हुआ,
तब उस समय जो उस समय की गुड्स थी, उसका इंडस्ट्रीज थी, वो डीवैल्यूड कर दी गई एंड दे वर सोल्ड ऑन द वेरी लो प्राइसेस. सो इट वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट कैरेसेल. शॉक थेरेपी ट्रांसमिशन किस चीज़ का था कि जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम है, किसका, यूएसएसआर का. अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम वॉज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना था. कौन कौन सी कंट्रीज में हुआ था? रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप में हुआ था. एंड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. वो कैसे कि दे वर प्रोवाइडिंग द लोन्स फॉर क्रिएटिंग द चेंज सिस्टम में देयर. बट इट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज, जो कि हमने पढ़ा था पहले भी, कि शॉक थेरेपी जो थी दैट वॉज नॉट वेरी मच सुटेबल फॉर द रशियन एम्पायर. उसमें जो आपका यूएसएसआर था, उनकी बहुत सारी कंट्रीज़ की सूटेबल नहीं थी. एकदम से आप जब इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी टफ फॉर द पीपल टू अडॉप्ट द सिस्टम, टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू सस्टेन दैट विद दैट. उसको समझना, उसको जानना, उसके साथ रहना, ये बहुत टफ हो गया था. लोग गरीब हो गए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रही एंड थिंग्स बिकेम वेरी वर्स्ट. सो दैट ऑल एंड द गोर्बाचोव्स एफर्ट्स, उनके फेलियर, येल्सिन, इसका रिवीजन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो अभी का ये जो पार्ट है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन आपका MCQ आता है, 1 मार्क आता है, आपको इन टर्म्स के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से ये शॉक थेरेपी हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया और एनीथिंग लाइक दैट, आपको वो सब माइंड में क्लियर हो कि किस तरह से जो वर्ल्ड था उस समय टर्न हो रहा था. चाहे वो सोवियत सिस्टम होता है, चाहे वो सोशलिस्ट ब्लॉक की बात करें, या आपके डिफरेंट एरियाज की बात करें. सो इन सच अ मैनर वी कैन सी हाउ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग. अब नेक्स्ट पार्ट में हम गोर्बाचोव की जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पॉलिसी चेंज की बात की, पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. लोग अपने पुराने सिस्टम से ऊब चुके थे. दे वर फेड अप विद दैट एंड हाउ द थिंग्स हैपन एंड द यूएसएसआर जो था, उसका जो सारा डोमिनेशन था वो एक ही हाथ में आ गया, दैट वॉज रशिया. इवन जो भी उसकी ट्रीटीज़ थी, नेगोशिएशंस थे, दैट वर होल्ड बाय द रशिया. रशिया ही उसको लीड कर रहा था. अब हमारी जो पावर का मेन सोर्स हो गया वो रशिया हो गया था. देन फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया था, that was separate with all these particular two groups and it was having the policy of नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को उन्होंने प्रमोट किया था और इसके लिए वो किसी भी ब्लॉक में जो थे वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द एफर्ट्स ऑफ गोर्बाचोव एंड द फेलियर्स के रीज़न क्या रहे थे, एंड शॉक थेरेपी हम डिटेल में कि क्या उसके पॉइंट्स मेन थे, उसके फेलियर के कारण क्या रहे. दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेम पार्ट. तो आप जब चैप्टर का रिवीजन करते हैं, आप चैप्टर को डिवाइड कर लें. आपने 4 पेजेस आज पढ़े, पर उन पेजेस को इतना थॉरली पढ़ें कि उसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा रह ना जाए जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाएँ. सो थॉरो स्टडी इज़ मस्ट. जब आप थॉरो स्टडी करते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टॉपिक. आपको उस टॉपिक का हर पार्ट क्लियर हो जाता है कि आपका को वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व. तो आप फर्स्ट चैप्टर तो रिवाइज करें ही करें, इसके साथ ही आप इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करें, जो हम 3 स्लॉट में, जो हमारी 3 क्लासेस हैं, उसका फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड और थर्ड में हम इस चैप्टर के रिवीजन को कंप्लीट कर देंगे. पर जो हमने आज टॉपिक्स को क्लियर किया था, इन सारे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है कि कैसे इन सब का क्या मीनिंग होता है और इनका आगे हम किस तरह से इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में. इसके साथ ही सिलेबस एज आई टोल्ड यू, आई हैव गिवन यू 1 and 2 चैप्टर्स. MCQs ही आएंगे, बट वाइल सॉल्व विद द MCQs यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्या होता है, MCQs हम जल्दी में टिक कर देते हैं, उसको थॉरली चेक नहीं करते. आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. जब बच्चे जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब वो किसी भी रॉन्ग जो ऑप्शन होता है उसको टिक कर देते हैं. सो बी अवेयर ऑफ दैट. पहले क्वेश्चन समझें, सोचें, फिर टिक करें. और एक बार जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं होता. इसलिए जल्दीबाजी में क्लिक ना करें. ये आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं है, आपने क्रॉस करके दूसरा आंसर कर दिया. तो जब भी आप उसको क्लिक करते हैं, जब भी आप उसको सेलेक्ट करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सिलेक्शन के पहले आप सोच के करें उसको. इनफ टाइम आपको मिलता है, क्वेश्चन थोड़ा रीड करें, उसके बाद उसको बटन को प्रेस करके आप सिलेक्शन को करें.
सो हम जब थॉरली पढ़ते हैं तो हमें इस तरह का इशू कभी नहीं आता, बट स्टिल जब भी आपके सामने ऑनलाइन पेपर आता है तो आप ओपन करते हैं तो आप उसको पहले प्रॉपरली रीड करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करें। 40 MCQs विल बी देयर, 40 MCQ आएंगे और उन 40 MCQs को 40 MCQs को आपको सॉल्व करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में। प्रॉपर एंट्रीज फिल करिएगा, सबमिशन प्रॉपर हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका पेपर सबमिट हो जाए। सो इट इज़ वेरी कैलकुलेटिव, बहुत आपके स्कोरिंग मार्क्स आते हैं MCQs में, कहीं भी कट नहीं होता, बट आपको पूरा जो टॉपिक है वो थॉरली प्रॉपर याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2 इसके हैं, 2 चैप्टर आपके उसके हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 1 जो था पार्टीशन वाला है और इसके अलावा आपका प्लान्ड डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो था 1 पार्टी डोमिनेशन, वो कोर्स में नहीं है। जो चैप्टर हम आपको दे रहे हैं वही सिलेबस के पार्ट हैं, कुछ तो आपके बाद में रिड्यूस हुए हैं, कुछ स्टार्टिंग के पार्ट्स में ही रिड्यूस हो गए थे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि जो पोर्शन अपने कोर्स में है हम उसको प्रिपेयर करें। तो आपको उस जो बुक है पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें आपका जो चैप्टर 1 है पार्टीशन वाला वो पढ़ना है, और चैप्टर 3 मतलब 1 पार्टी डोमिनेंस वाला चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है, चैप्टर 3 प्लान डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और प्लान डेवलपमेंट के भी कुछ टॉपिक जो डिलीट हो गए हैं, जो कि आपको मैंने प्रीवियस सिलेबस में पहले लिखवाया था, उसके अलावा पढ़ना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट स्टडी। आप जब बुक पढ़ते हैं आप उन चीज़ों को पहले ही प्रॉपरली मैपिंग कर लें कि कौन सा पार्ट आपके सिलेबस का है कौन सा नहीं, सो दैट यू कैन सेव द टाइम एंड यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। आप कन्फ्यूज ना रहें, सिलेबस इज टू मच रिड्यूस, तो हम चाहेंगे कि हमारा रिविजन बहुत अच्छा और बार बार हो जाए, बट द कंडीशन इज यू हैव टू स्टडी रेगुलरली एंड रिविजन शुड बी वेरी प्रॉपर। मल्टीपल रिविजन्स विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेन द मार्क्स। तो आपको वैसे ही करना है। तो आपका यहाँ चैप्टर है 1, 2 और वहाँ 1 और 3। तो दीज 4 चैप्टर्स विल बी कमिंग। 4 चैप्टर्स मीन्स 40 MCQs, 10 MCQs from the each chapter. So accordingly do prepare for that. So do revise and don't forget to read from the NCERT. That will give you the full flash knowledge of that. जो भी आपका एक और चीज़ होती है बच्चों 1 मार्क में, जब भी आपको लगता है NCERT में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, किसी टर्म की डेफिनेशन बता रहा है, कोई हाईलाइट कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो जब भी आप उसको दोबारा खोलते हैं पेज को, तो वो चीज़ पहले ही आपको फटाफट क्लिक कर देगी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे उन पर्टिकुलर पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसको समझ के अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपके वो क्वेश्चन वहीं प्रिपेयर हो जाए। आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अलग से उसको थॉरली नहीं पढ़ना पड़ेगा, अंडरलाइन पोर्शन जो है वो पढ़ के ही आपको पूरा रिविजन क्लिक हो जाएगा। So these are the ways to get the good marks. Still we will continue discussing about the tips of gaining good marks. So do remember that don't forget to study from there. और जो रिवीजन का पार्ट है ये अपनी नोटबुक में भी नोट कर ले, जिससे कि आपको ये याद भी रहे। So do learn and study daily. Thank you so much.